हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं? चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आज की क्लास जो है वो स्पेशली मैंने उन बच्चों के लिए रखी है जो यूट्यूब पे जनरली मेरे वीडियोस देखते हैं और वीडियोस देखने के बाद अगर उनको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो जनरली वो कमेंट करते हैं। तो कुछ बच्चों का कहना ये था कि सर हमारे को पर्टिकुलरली कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, आज वही क्वेश्चंस में लेके आया हूँ। जैसे एक प्रॉब्लम यहाँ पे मैं भी डिस्कस करूँगा, ऐसे 3-4 प्रॉब्लम है बच्चों की। तो बच्चे बोल रहे थे कि सर ये क्वेश्चन बड़ी डिफ़िकल्टी प्रोवाइड कर रहे हैं हमें ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं, आप प्लीज़ इनका एक वीडियो बना दीजिए हमारे लिए ताकि हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो आज उन सबका ध्यान रखते हुए मैं वही क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ और आपको भी मज़ा आएगा। ऐसा नहीं कि आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा, आप लोगों को भी मज़ा आएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इतने कंसेप्चुअल हैं कि आपको देख के इतना मज़ा आ जाएगा कि आप घर जाके खुद ही करेंगे। आज ये देखना आप। तो विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस दे रखी 20, 19, 1 किसी भी दो सीक्वेंस कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी अपन सब कर देंगे। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 20, 19, 1/4, 18, 1/2, 17, 3/4 कोमा डॉट 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 चल रही, मतलब ये इनफाइनाइट एपी है। डॉट 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 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। भैया इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है? तो सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि उसने ये कहा ही नहीं है हमसे कि ये सीक्वेंस एपी है क्या। तो सबसे पहले तो हमको पता करना पड़ेगा ना कि ये सीक्वेंस एपी है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? सबसे पहले तो आप इस सीक्वेंस को प्रॉपर्ली इस तरह से लिखिए। कैसे? फर्स्ट टर्म है 20, इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म 20, सेकेंड टर्म 19 4 जा 76 में 1 प्लस किया 77/4। सेम प्रोसेस यहाँ पे करी 18 2 36 में 1 प्लस करेंगे 37/2 और सेम प्रोसेस यहाँ पे 17 4 68 में 3 प्लस करेंगे 71/4 कोमा डॉट डॉट डॉट। ये तो मैंने आपके सामने सीक्वेंस लिखी है। अब फर्स्ट स्टेप जो मेरे लिए है वो ये है कि मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ये सीक्वेंस एपी है या नहीं है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालूंगा और इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालूंगा। अगर मेरा डिफरेंस सेम आता है, इसका मतलब मेरा कॉमन डिफरेंस सेम है, तो मैं बोलूँगा दिस सीक्वेंस इज एन एपी। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, 77/4 में से माइनस किया बच्चों किसको, 20 को। डिनोमिनेटर 1 लगा दिया। 4 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। ये 77 एज इट इज़ रहेगा। 4 की टेबल आप 4 टाइम्स आएगा 1 की टेबल में। 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, कितना आया बच्चों, 77 में से 80 माइनस नहीं होगा तो आप क्या बोलेंगे, -3/4। क्यों? क्योंकि 80 बड़ा है और 80 का साइन क्या, माइनस। तो आपका यहाँ पर डिफरेंस कितना आया, इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस आया -3/4। यही डिफरेंस यहाँ पे भी आना चाहिए, तब जाके आप बोलेंगे कि ये जो गिवन सीक्वेंस है ना ये एपी है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा। 37/2 में से मुझे माइनस करना है 77/4 को। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 37 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, 74 आएगा। देखिए 7 2 जा 14 का 4, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7। मैंने बोला था 74 आएगा माइनस 4 एज इट इज ऐसा कैसा, 4 को 4 से 1 टाइम, तो यहाँ पे 77 ही रह जाएगा और मेरा काम बन चुका है। कैसे? 74 में से 77 माइनस नहीं होगा तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, 3 आएगा लेकिन माइनस का, तो माइनस का 3/4 आया कि नहीं आया मज़ा। ये दोनों जगह डिफरेंस मेरे पास सेम आ चुका है। तो सबसे पहले तो मुझे एग्ज़ाम में ये काम करना पड़ेगा, मुझे एग्ज़ाम में ये प्रूव करके बताना पड़ेगा कि ये जो सीक्वेंस है ना ये सीक्वेंस क्या है, एपी है। क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट आता है क्या, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालूंगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालूंगा। इफ़ आई एम गेटिंग द सेम डिफरेंस in these two cases, it means here common difference is same, it means the given sequence is an AP। तो यहाँ पे ये जो आपके पास आया ना ये तो क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। ये तो हो गई D की वैल्यू। तो D की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, -3/4 और A की वैल्यू फर्स्ट, जो फर्स्ट टर्म होती है वो A होती है। तो A की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, A की वैल्यू हो गई हमारे पास 20। तो देखिए मुझे ये दो चीज़ें चाहिए होती है बस, एक तो मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए होती है, एक मुझे कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है। ये दोनों चीज़ें मुझे पता लग चुकी है। A की वैल्यू है 20 और D की वैल्यू है -3/4। अब मैं इस क्वेश्चन को आगे करना स्टार्ट करता हूँ। देखिए तो देखिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म पता लग चुकी है, A की वैल्यू कितनी है 20 और कॉमन डिफरेंस मैंने फाइंड आउट कर लिया, वो कितना है -3/4। मुझसे क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इस सीक्वेंस की
सबसे पहले ऐसी कौन सी टर्म आएगी जो नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि ये तो पॉजिटिव टर्म है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और मुझे पता है कॉमन डिफरेंस क्या है, नेगेटिव है। तो ये एपी कैसी है, डिक्रीजिंग एपी, मतलब धीरे 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 टर्म्स जो है वो रिड्यूस होती चली जा रही है और पॉजिटिव से किधर की तरफ जाएगी, नेगेटिव की तरफ। तो मुझसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहली टर्म कौन सी नेगेटिव टर्म आएगी। मुझे क्या पता यार कौन सी आएगी, मेरा सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या होता है, लेट इट इज nth टर्म, nth टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, लेट nth टर्म। और nth टर्म को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, an से, लेट an इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। भाई मैं तो सीधा सीधा काम करता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं स्मार्ट आदमी हूँ, मैं ज़्यादा फालतू के लफड़े नहीं करता, मुझे नहीं पता वो कौन सी टर्म है, मैं उसको क्या अज्यूम कर लेता हूँ, जब भी टर्म से रिलेटेड बात आती है मैं बोलता हूँ वो nth टर्म है, लेट an इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। अब an जो है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, तो मुझे एक रिजल्ट तो मिल चुका है, क्या, an क्या आएगा, an लेस देन 0, क्यों, क्योंकि ये टर्म जो है ना ये नेगेटिव है, इसका मतलब है 0 से क्या आएगी, छोटी, तो इस रिजल्ट को अप्लाई करना पड़ेगा, an लेस देन 0। और an का फॉर्मूला मुझे पता होता है, an का फॉर्मूला मैंने आपको बहुत अच्छे से याद करवा रखा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। a और d की वैल्यू पुट करिए, a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 20 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है बच्चों, -3/4, ब्रैकेट में लिखेंगे लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव का नंबर कभी भी आपके पास आए ना आप हमेशा ब्रैकेट में लिखिए। 20 यहाँ पे अपनी जगह 20, -3/4 को n से करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों -3n/4, फिर माइनस माइनस मिलके बच्चों प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3/4 लेस देन 0। कुछ नहीं करना है आपको, 20 और 3/4 ये दोनों क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, तो आप इन दोनों को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, और आप चाहें तो कॉमन एलसीएम भी ले सकते हैं, ये 4 इसका डिनोमिनेटर आप क्या कर दीजिए बच्चों, 1 लिख दीजिए। अब देखिए इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा, ये 4 आ गया, 4 को 1 से करेंगे 4 टाइम्स, तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा, 80, ठीक है। -3n एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 4 है, और 3 भी एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे लेस देन 0 ये चल रहा है, चलने दीजिए, ठीक है। अब 80 में किसको प्लस करना है बच्चों, 3 को, क्योंकि 80 और 3 दोनों कांस्टेंट है प्लस के, तो आ जाएगा आपके पास आंसर 83 माइनस 3n/4 लेस देन 0। अब मुझे पता है सीधी सीधी ट्रिक, ये 4 कहाँ है डिनोमिनेटर में, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो आपका जो न्यूमरेटर है वही आपका आंसर आएगा 83 -3n लेस देन 0। ये मिल चुकी है आपको कंडीशन। अब इसके बाद की कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, माइनस का 3n है उधर जाएगा, प्लस का 3n हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया 83 लेस देन 3n, इसका मतलब क्या हुआ कि 3n जो है वो 83 से बड़ा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बड़ा है ना तो हम कैसे लिखेंगे 3n ग्रेटर देन 83, 3n किससे ग्रेटर देन है 83 से, n की वैल्यू निकालनी है 83 के अपॉन में 3 आ जाएगा, तो n ग्रेटर देन ही रहेगा, उसका कुछ नहीं करना, उसको इक्वल टू मत लिख देना वरना गलत हो जाएगा, n ग्रेटर देन 83/3, 83 को 3 से डिवाइड करना है, मुझे तो अभी से ही पता है कि 83 3 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मुझे डिवाइड करना है तो मैं कैसे करूँगा, ये 83 को मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6, कितना बचा बच्चों यहाँ पे 2, ये आ गया 23, आपके पास 7 टाइम्स आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 21, और यहाँ से 2 बचेगा, तो 27 2/3 क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, इसका मतलब n ग्रेटर देन क्या आ गया, ये जो n है n इज ग्रेटर देन 27 2/3, n इज ग्रेटर देन 27 2/3, n जो है ना वो 27 2/3 से ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो मेरे पास आ रहा है ये किस में आ रहा है, ये तो मेरे पास फ्रैक्शन में आ रहा है, ये तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, और टर्म्स जो है ना बच्चों वो हमेशा क्या होती है, टर्म्स हमेशा नेचुरल नंबर होती है, क्योंकि किसी भी सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही तो होती है नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे होती है 3.5 4.5 5.5, ये 27 2/3, ऐसा कभी आपने टर्म्स देखी क्या कि जो टर्म है वो इससे ग्रेटर देन आनी चाहिए, टर्म्स तो क्या होनी चाहिए 3 टर्म्स 4 टर्म्स 5 टर्म्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर आनी चाहिए, और अगर आपके पास n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं है ना तो आपका ये जो रिजल्ट है कि n ग्रेटर देन है, n किससे ग्रेटर देन है 27 2/3 से, तो 27 से जस्ट ग्रेटर कौन आता है नेचुरल नंबर 28, इट मीन्स n इक्वल टू 28th term is the first negative term,
28th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू हमेशा क्या होती है? नेचुरल नंबर होती है। और ये एक इनइक्वलिटी है, इसको बोलते हैं इनइक्वलिटी, इक्वेशन नहीं बोलते। इक्वेशन के लिए तो क्या होता है बच्चों? इक्वल टू होता है। और कभी आपको ग्रेटर देन, लेस देन या ये एक साथ भी नजर आए तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इनइक्वलिटी। तो ये एक इनइक्वलिटी है। इसको सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया, मुझे पता है कि जो n की जो वैल्यू है, मतलब जो हमारी टर्म है वो टर्म 27 से ग्रेटर देन आनी चाहिए। तो 27 से जस्ट ग्रेटर कौन सा नेचुरल नंबर होता है? 28। इट मीन्स 28th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार अच्छे से देख लीजिए आप। तो देखिए बच्चों, एक ये वाला क्वेश्चन बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर आप हमें बताइए कि ये क्वेश्चन किस तरह से करना है। अगर कभी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, एंड से 10th टर्म निकालनी है। अभी तक हम क्या करते थे? स्टार्टिंग से निकालते थे। हम क्या बोलते थे? ये स्टार्टिंग से फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो आज दिन तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए उसमें मैं क्या बोलता था? स्टार्टिंग से 7th टर्म, या स्टार्टिंग से 10th टर्म, या स्टार्टिंग से 25th टर्म। आज क्या है? लास्ट से बात चल रही है। चलने दो ना, कहीं से भी चलने दो। आप किसके स्टूडेंट है? करंट सर के। सब आएगा आपको। देखिए, डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। एपी के एंड से चलना है, मतलब यहाँ से ये फर्स्ट है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो आपको ऐसे 10th टर्म निकालनी है। तो कुछ नहीं करना, जो आप करते आए थे ना आज दिन तक, आपको वही काम करना है, बस एक छोटा सा चेंज करना है। देखिए, आपको पता होता है कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। जब एंड से आना है ना तो इसी को फर्स्ट टर्म बोलो। जब एंड से आना है तो जो लास्ट वाली टर्म है वही फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म तो आपने क्या लिख दी बच्चों? 254। वही काम करना है। तो आपने जो लास्ट टर्म है उसको तो क्या लिख दिया? फर्स्ट टर्म, क्योंकि अब की बार एंड से चल रहे हैं। बस डी में एक करेक्शन है। जैसे आप यहाँ पे डी निकालते थे ना, यहाँ डी कैसे आएगा? 9 - 4। यहाँ का डी आएगा बच्चों आपके पास क्या? 9 - 4। आंसर कितना आया? 5। तो ये 5 आपको नहीं लिख के इसका साइन चेंज करना है। कब? जब पीछे से आएंगे। काम वही करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 5। उस 5 का साइन चेंज कर देना आप, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना दीजिए, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दीजिए। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आई ना। लेकिन मैं किधर से आ रहा हूँ? मैं पीछे से आ रहा हूँ। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा? इसमें से इसको माइनस कर दूंगा। तो अब की बार मैं लिखूंगा 4 - 9, आंसर आ जाएगा -5। मतलब मैं अपनी सिक्वेंस चेंज कर दूंगा। कैसे? लास्ट को तो बोल दूंगा फर्स्ट, और कॉमन डिफरेंस इसमें से इसको करके निकालता था, अब उल्टा कर दूंगा, इसमें से इसको माइनस करके निकालूंगा। तो मेरे पास कितना आया बच्चों? -5। और मुझे एपी में बस ये 2 चीज़ें चाहिए होती है और मेरा काम खत्म हो जाता है। अब मुझे फर्स्ट टर्म मिल चुकी है 254, मुझे कॉमन डिफरेंस मिल चुका है -5। मुझे क्या निकालनी है? 10th टर्म। 10th टर्म का मतलब क्या होगा? A10, क्योंकि मुझे nth टर्म निकालने का फॉर्मूला पता है। an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। और 10th टर्म निकालनी तो n की जगह 10 रखेंगे। तो A10 = a के प्लेस पे क्या आएगा बच्चों? 254 मेरी फर्स्ट टर्म, प्लस 10th टर्म निकालनी है तो 10 - 1 × d के प्लेस पे क्या लिखेंगे बच्चों? -5। सोल्व करेंगे 254, 10 में से बन जाएगा 9 बचेगा, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, लेकिन माइनस का, क्योंकि ये नेगेटिव की टर्म है। तो 254 में से किसको माइनस कर देंगे? 45 को माइनस कर देंगे। ये रहा आपके पास 254, इसमें से आप 45 को माइनस कर दीजिए। 4 में से 5 माइनस नहीं होगा, 14 में से 5 जाएगा, आपके पास कितना बचेगा बच्चों? 9। यहाँ पे 4 रह जाएगा, 4 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 0। और ये 2 अपनी जगह एज इट इज है। इसका मतलब जो 10th टर्म है फ्रॉम द लास्ट, दैट इज 209। आया कि नहीं आया समझ में? एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया? जब लास्ट से निकालनी होती है तो लास्ट वाली को ही फर्स्ट टर्म अज्यूम कर लेंगे, मतलब यही फर्स्ट टर्म है, और जैसे कॉमन डिफरेंस निकालते थे वैसे ही निकालेंगे, बस उसका साइन चेंज कर देंगे। बाकी फॉर्मूला तो एज इट इज है आपके सामने है, ठीक है। तो आपकी दोनों प्रॉब्लम सोल्व कर चुका हूँ। थर्ड प्रॉब्लम अब मैं आपके सामने लेने वाला हूँ। तो देखिए बच्चों, जो थर्ड क्वेश्चन है, जिसके लिए आपने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि सर आप इस क्वेश्चन का भी एक वीडियो प्रिपेयर करिए, वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n
n की किस वैल्यू के लिए आर द nth टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग टू एपीज इज द सेम। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। आपसे पूछा जा रहा है n की क्या वैल्यू आनी चाहिए जिसके लिए आपको यहाँ पे दो एपी दे रखी है, ये फर्स्ट एपी दे रखी है, ये सेकंड एपी दे रखी है, इन दोनों एपी की nth टर्म सेम होनी चाहिए, ऐसी क्या वैल्यू आ सकती है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स, मतलब इस वाली एपी की भी nth टर्म निकालनी है और इस वाली एपी की भी nth टर्म निकालनी है, और अपने को पता करना है कि वो दोनों nth टर्म n की किस वैल्यू के लिए इक्वल हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो क्या करना है भैया, इस एपी की nth टर्म निकालें, फिर इस एपी की nth टर्म निकालें, और फिर बाद में दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल, फिर दोनों को इक्वल करेंगे। तो पहले निकाल तो ले nth टर्म। तो देख सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है उसको अपन लिखेंगे, यहाँ की जो फर्स्ट टर्म है उसको लिख देंगे, a की वैल्यू कितनी है 1, फिर यहाँ का कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ का कॉमन डिफरेंस 7 में से 1 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 6। तो यही करना होता है एपी के लिए, तो फर्स्ट टर्म पता होती है और कॉमन डिफरेंस पता करना होता है। फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 6 है, तो यहाँ की nth टर्म को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, an। यहाँ की nth टर्म क्या है, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ की nth टर्म निकालने वाला हूँ मैं। यहाँ की nth टर्म क्या आ जाएगी, a की जगह 1 लिखेंगे, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 6। अब इसको सोल्व कर देंगे, 1 प्लस 6n माइनस 6, 1 प्लस का है 6 माइनस का है, तो माइनस का 5 बचेगा, तो आंसर आ गया आपके पास 6n माइनस 5। इसका मतलब आपने फर्स्ट एपी की nth टर्म फाइंड आउट कर लिए। अब किसका नंबर आ गया, सेकंड एपी का। अब सेकंड एपी की nth टर्म भी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है a, वो कितनी बच्चों 69 है, और यहाँ का जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसे निकालेंगे, 68 में से 69 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, माइनस का 1। कितना आ गया, माइनस का 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, आपको a पता लग चुका है, आपको d पता लग चुका है, यहाँ की आपको nth टर्म निकालनी है। तो यहाँ की nth टर्म को आपको नोटेशन अलग देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर इसको भी an लिख देंगे और इसको भी an लिख देंगे तो फिर पता ही नहीं पड़ेगा कि कौन किसकी nth टर्म है। तो मैंने यहाँ पे नोटेशन चेंज कर दिया, an डैश, बस, और कुछ भी नहीं है। निकालेंगे वैसे ही, फॉर्मूला वही है, बस नोटेशन चेंज किया है, an डैश। क्या करेंगे, वही सेम फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ की nth टर्म an डैश, इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म 69 प्लस n माइनस 1, डी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो an डैश इक्वल टू 69 माइनस 1 को n से करेंगे, माइनस का n, माइनस माइनस मिलके 1 को 1 से करेंगे प्लस का 1, 69 प्लस 1 70। तो an डैश इक्वल टू 70 माइनस n। ये आपके पास क्या आ चुका है बच्चों, ये आपके पास an डैश आ चुका है। तो आपको इस सीक्वेंस की भी nth टर्म मिल गई और आपको इस वाली सीक्वेंस की भी nth टर्म मिल चुकी है। अब क्या बोला गया है, n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों AP की nth टर्म जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो अपन क्या लिखेंगे, an इक्वल टू an डैश। ठीक है, तो यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट मज़ेदार है, an इक्वल टू an डैश, ये मैंने यहाँ पे लिखा। an कितना है बच्चों, 6n माइनस 5 इक्वल टू 70 माइनस n। ठीक है, अब कैसे सोल्व करेंगे, इधर n माइनस का इधर जाएगा प्लस का, वेरिएबल के पास वेरिएबल, कांस्टेंट के पास कांस्टेंट। तो 6n प्लस n इक्वल टू 70 प्लस 5, 7n इक्वल टू 75। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 अपॉन 7। तो n की वैल्यू मेरे पास आई यहाँ पे 75 अपॉन 7, और 75 जो है वो 7 से कटता नहीं है, रिड्यूस नहीं होता है। इट मीन्स दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर। और मैंने आपको अभी मेरी प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर n की वैल्यू आपके पास नेचुरल नंबर नहीं है तो फिर कहानी भी खत्म है। इसका मतलब देयर इज नो वैल्यू ऑफ n की कोई सी भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए इन दोनों AP की nth टर्म इक्वल हो। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए बच्चों, नेचुरल नंबर। ये बात आप हमेशा याद रखना, n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पे मुझे n की वैल्यू मिल रही है 75 अपॉन 7, दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो आप क्या लिखेंगे आंसर में, आप लिखेंगे इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, हैंस देयर इज नो वैल्यू ऑफ n की कोई सी भी वैल्यू
के लिए इन दोनों AP की nth टर्म कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। तो आंसर क्या आया? देयर इज नो वैल्यू फॉर n। क्लियर है मेरी बात? बाकी कल मिलेंगे।